नमस्कार दोस्तों। क्या भारत में कोई अपना सिस्टम रह गया है? क्या भारत में कोई अपने धर्म का सम्मान रह गया है? क्या भारत में भारत के नागरिकों की का कोई मोल रह गया है? उनके जीवन का मोल रह गया है? क्या भारत में सिर्फ बंदर बांट की सरकार बन गई? लूट लो, घसोट लो और सब कुछ जो भी है जनता का, वो सब हजम कर जाओ। जी हां, कुछ यही हो रहा है। और उस पैसे से क्या होता है? उस पैसे से विधायक खरीदे जाते हैं, सांसद खरीदे जाते हैं, सरकार की सरकारें बदल दी जाती हैं, पार्टी की पार्टियां खत्म कर दी जाती हैं, पूरी डेमोग्राफी बदल जाती। जी, जब ये होता है तो भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं, जो सिस्टम एक बच्चे को अपने शहर में एक सेंटर नहीं दे सकता, उल्टा विदेश भेज सकती है, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं है। जी हां, यह बात भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं क्योंकि एक बच्चा था नागपुर का, वो उसकी कहानी बताते हैं। नागपुर का एक बच्चा कई महीनों से नीट की तैयारी कर रहा था, री एग्जाम की तैयारी कर रहा था। कल जब परीक्षा से ठीक एक दिन पहले उसने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उसका सेंटर आबू धाबी निकला। आबू धाबी, हिंदुस्तान में नहीं। और अब उसके पास ना तो कोई पासपोर्ट है, ना परिवार के पास में विदेश भेजने के पैसे, ना अब कोई वक्त बचा है। वो रात भर रोता रहा और परीक्षा देने से ही अब मना कर दिया। कैसे देगा? कल्पना कर सकते हैं। इसी तरीके से एक उड़ीसा की बच्ची का, उसका सेंटर देहरादून डाल दिया गया। अब आप सोचिए, उड़ीसा से देहरादून, और इस तरह से उसे किया गया। क्या इस तनाव की कल्पना की जा सकती है? आखिर ऐसा हुआ कैसे? कल किसी छात्र के सेंटर तक न पहुंच पाने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। एनटीए असल में देश के बच्चों और उसके माता पिता का सिर्फ धीरज टेस्ट कर रहा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये बना के नरेंद्र मोदी ने जो तमाम अपने पूंजीपतियों के हाथों में उसे सौंप दिया है, पूरा परीक्षा सिस्टम सौंप दिया है, तो उसका यह हाल। कोटा में मैंने यही कहा था, यह अब शिक्षा व्यवस्था नहीं रही, यह एक पूरी पीढ़ी के पैसे, समय और मानसिक शांति की वसूली है। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद कीजिए। वो एक संवेदनशील, जिम्मेदार और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा के अधिकारी हैं और हम ये उन्हें दिलवा कर रहेंगे। जी हां, राहुल गांधी तो ये शपथ लेते हैं, लड़ते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। सरकार बिल्कुल बैकफुट में। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक शब्द कह देता है, मैं दुनिया का बॉस हूं। उसका यह शब्द कहना था G7 की मीटिंग के दौरान कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे मिलते हैं तो हिज एक्सीलेंसी, एक्सीलेंसी, हिज एक्सीलेंसी, एक्सीलेंसी बोलने लगते हैं, जिसे कहा करते थे माय डियर फ्रेंड ट्रम्प। वो माय डियर फ्रेंड ट्रम्प को उन्होंने इमीडिएट, सबसे पहले दुनिया में, किसी और ने नहीं कहा, नरेंद्र मोदी ने उन्हें हिज एक्सीलेंसी बोला। अब आप सोचिए कि कितना डरा हुआ, डरपोक, कायर प्रधानमंत्री। वो डोनाल्ड ट्रंप उनके मुंह पर उन्हें कातिल बोल देता है, हत्यारा बोल देता है भारत के बारे में। और जब भारत को हत्यारा और कातिल बोलता है, नरेंद्र मोदी खी 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 करते रह जाते हैं। हंस भी नहीं बेचारे पा रहे हैं आजकल, वो भी दर्द जो है दबाए हुए। इतनी हिम्मत नहीं है, एक बार नहीं कह सके कि डोनाल्ड ट्रंप तुमने हमारे 3 नाविकों को मार डाला। हमारे सेलर थे वो, हमारे भारत के सेलर थे। और वो एक बार भी ब्रिटेन से नहीं कह पाए कि आपने जो जहाज जब्त किया है वो भारतीय कैप्टन है और आप ऐसे कैसे कर सकते, नहीं कह पाए। यानी
किस तरह से डरा हुआ, कांपता हुआ, कमजोर प्रधानमंत्री है, और वह आज दिखाई दे रहा है। जब यह दिखाई देता है तो दिखता है कि उस शख्स ने आखिर किया क्या है। देश के लिए तो कुछ किया दिखाई नहीं देता। वो तमाम हिंदू धर्म की बात किया करता था, तन भी हिंदू मन भी हिंदू और न जाने क्या क्या। आज क्या स्थिति है कि न किसी तैमूर का कोई पोता है, न किसी गजनी का कोई नाती है। लुटेरे, राम मंदिर के जो लुटेरे हैं वो नरेंद्र मोदी का साथी है। यानी राम मंदिर के लुटेरे नरेंद्र मोदी के साथी हैं। न मानिए तो देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं उन लुटेरों की तस्वीरें। ये है ये, तो ये लुटेरे हैं और इन लुटेरों ने भारत का सब कुछ लूट लिया है। भारत के लोगों ने बड़े विश्वास के साथ राम के नाम पर भारी भरकम अपनी श्रद्धा के मुताबिक जो है चंदा दिया, दान दिया और उसके बाद में चढ़ावा चढ़ाया। लेकिन यहां तो सब हजम कर जा रहे, और हजम करने वाला कोई और नहीं, खुद नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी का सबसे क्लोज उनका पदाधिकारी, वो चंपत राय बंसल, वो राव और उसके बाद में अनिल मिश्रा, ये लोग हैं। अब आप सोचिए, 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते हैं, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदते हैं, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदते हैं। ये भगवान राम के नाम पर घोटाला किया गया। और ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, उसके सबूत मौजूद है, कागज मौजूद, और उन कागजात को देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि इन्होंने किस तरीके से लूट का पूरा मॉडल बनाया। और जब लूट का मॉडल बनाया हो तो स्वाभाविक सी बात है चर्चा करनी बनती है, कैसे कैसे लूटा है। तो ये देखिए, ये कागजात हैं, ये कागजात हैं, सारे कागजात मौजूद है, कोई हवा में बात नहीं कर रहे। तो राम के नाम पर महालूट करने वाले तो वो क्या बोलेंगे? कमीशन खाने वाले। जी हां, यह भी बताया कि अनिल मिश्रा जो बोर्ड के ट्रस्ट के सदस्य हैं, वो अनिल मिश्रा 40% हर चीज का कमीशन लेते थे। जब इसकी शिकायत चंपत राय से की गई तो चंपत राय बंसल ने उस इंजीनियर को, दीनानाथ वर्मा नाम था वो इंजीनियर, तो उस इंजीनियर को हटा दिया वहां से। तो अब आप सोचिए, यह स्थिति है कि उस इंजीनियर ने सारी बताई कि किस किस तरीके से इन्होंने चोरी की, और डॉक्टर अनिल मिश्रा इसी तरह से करते रहे, और सब चंपत राय के इशारे पर हो रहा। चंपत राय के ड्राइवर के जरिए सारी बेनामी संपत्तियां बनाई जा रही थी। और ये ऐसे ही नहीं है, ये पैसा असल में जा कहां रहा, ये पैसा विधायकों और सांसदों की खरीद में जा रहा है। इसीलिए आज तक एफआईआर नहीं हुई है, 15 दिन हो गए एफआईआर नहीं हुई। यदि 15 दिन में एफआईआर नहीं हुई, इसके बाद में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो भोगी आदित्यनाथ है वो कहता है कि 15 दिन ठहर जाइए, 15 दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे भाई, दूध का दूध पानी का पानी जो होगा, दोषी को सजा एफआईआर से मिलती है। एफआईआर मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे ही सूचना आई वो एफआईआर दर्ज होती। वो कहां है? 15 दिन में फर्स्ट इंफॉर्मेशन नहीं दर्ज हो पाई। तो अब आप सोचिए, ये सिर्फ लीपा पोती का खेल चल रहा है, बचाने का खेल चल रहा है अपराधियों को जो राम को लूट रहे हैं। राम के नाम पर जो राजनीति करने वाले, वो राम के नाम पर हर फ्रॉड कर रहे हैं, हर कुकर्म कर रहे हैं। तो सब कुछ सामने है। हजारों करोड़ की ये कुल मिला के जो है चोरी है, डकैती है, जो भी कहिए, लूट है। क्योंकि सरेआम हो रही थी तो लूट ही है। तो ये सरेआम मिल के हो रही थी, इसलिए डकैती है। इसमें 5 से ज्यादा लोग शामिल हैं। तो यानी ये डकैती
सत्ता के संरक्षण में हो रही थी, भाजपा आरएसएस के संरक्षण में हो रही। और ये हजारों करोड़ की है, क्योंकि तमाम चढ़ावे अब आ रहा है, सोने चांदी और सबके जो चढ़ावे दिए गए उसका कोई रिकॉर्ड ही गायब है। सीसीटीवी फुटेज जो है डिलीट करा दिए गए, और इस तरह से करके, और ये सब कुछ चंपत राय बंसल के इशारे पर हुआ, क्योंकि बंसल ही इन पैसों को ठिकाने पर लगाता था, आरएसएस के उन लोगों तक पहुंचाता था, और जहां से विधायकों सांसदों की खरीद का धंधा चलता था। जी हां, ये सब हो रहा तब है। तब उधर नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती करा रहा है, गाली सुन रहा है, मुंह पर सुन रहा है, और उसके बाद बोल नहीं पा रहा है, इधर राम के नाम पे चोरी हो। लेकिन आपको देखना होगा, वहीं एक इटली की महिला जो जॉर्जिया मेलोनी, उनके लिए एक शब्द कह देता है डोनाल्ड ट्रंप, उनके सामने नहीं बाद में, वो कह देता है कि मेलोनी मेरे साथ एक फोटो खिंचाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। इतने में मेलोनी जिस अंदाज में उसे जवाब देती हैं, ये लगता है कि ये होती है रीढ़ ऐसी होनी चाहिए। तो उन्होंने वो दिखाया कि हम नहीं, उन्होंने कह दिया, ना हम ना हमारा देश, कोई भी आपसे इस तरीके से परवाह नहीं करता, और आपकी औकात नहीं है कि हम आपके करें। ठीक है, हम दोस्त की तरह से लेते हैं क्योंकि आप एक मित्र राष्ट्र हैं, लेकिन आप इस तरह की बात करते हैं तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोचिए, आप इस तरह से और झूठ पर वो कहती है तो झूठा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की आज तक क्या औकात पड़ी कि वो कह सके कि ऑपरेशन सिंदूर में तुमने झूठ बोला और करवाया। अब यहां तक हो गया है, जो पीओके भारत का हिस्सा था, पाक अधिकृत था, लेकिन पाकिस्तान भी उसे अपने नक्शे में नहीं दिखाता था। अब यह स्थिति है, अमेरिका ने अपने नक्शे में पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया है, यानी वो पाक अधिकृत नहीं, पाकिस्तान ही है। अब आप सोचिए, इस तरह से हो रहा है, और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आपत्ति, एक विरोध तक दर्ज नहीं करा पाता है। यह अपने आप यह सबूत है कि किस तरीके से इन्होंने चोरी की है, और यह चोरी वही है जो देश को बर्बाद कर रही है। तो ये सारे जब खेल चल रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसी स्थिति एक और चीजें आती हैं सामने कि कैसे कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है। तो जो हरिद्वार है, हरिद्वार में 2022 के आसपास जो नगर निगम से जमीनें खरीदी गई, अधिग्रहित कराई गई, और उसमें भी करोड़ों रुपए का, सैकड़ों करोड़ का, उसमें भी धांधली की गई जमीनों के नाम पे, और इतनी बड़ी धांधली की गई कि कुछ कहना नहीं। इसके बाद में इसी तरीके से अब आ रहा है कि मथुरा के जो राम जन्मभूमि मंदिर के उसमें है, वहां पर भी पैसे की चोरी हो रही है, और ट्रस्ट के जरिए और चंदा चोरी किया जा रहा है। जब इसका एक खुलासा करते हैं फलाहारी बाबा, तो उनके खिलाफ उल्टा एफआईआर दर्ज कर ली जाती। अब आप सोचिए, वहां एफआईआर दर्ज हो जा रही है सच बताने पे, और यहां पर सच सामने आ गया है चोरी का, उसके बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो मंदिर में चंदा चोरी की, डकैती की एफआईआर क्यों नहीं हुई, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जो 800 सीसीटीवी कैमरे लगे, और इनके कहां चले गए, कैसे उसे वो कर लिया गया। मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष वो व्यक्ति नृपेंद्र मिश्रा है जिसने गोली चलवाई थी राम भक्तों पे। फिर ऐसा कैसे हो गया? दान पात्र से सोना चांदी और जेवरात डाले जाते हैं, वो कहां गायब हो गए, बंडर बांट किसने की? तो इन सब चीजों के हैं। और काउंटिंग रूम में 40-50 लोग काम करते थे, उनकी जो पूरा है उन सब ने किस तरह से काम किया है, सारे का क्यों नहीं है? राम मंदिर परिसर की जो निगरानी की पूरी व्यवस्था है, वो 800 सीसीटीवी कैमरे से कहां गायब है?
तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में और भी जान लीजिए, और भी अद्भुत अद्भुत केस होते हैं। एक केस लखीमपुर में हुआ, लखीमपुर कोतवाली में एक डाउरी के केस में, यानी दहेज के मामले में एक परिवार अरेस्ट किया गया। उसके घर से 1 करोड़ से अधिक के जेवरात जो है जब्त किए गए। वो पुलिस की कोतवाली के मालखाने में रखे गए और कोर्ट ने जब अभी पूछा कि वो कहां है, तो उन्होंने कहा साहब वो बंदर ले गए। अब आप सोचिए, वो बंदर ले गए, यानी वो जेवरात 1 करोड़ से अधिक के वो बंदर ले जाता है। तो यह स्थिति में ला दिया गया है, और जब यह स्थिति आ गई हो तो सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, चोरी चोरी और चोरी। और उसके बाद फिर भ्रष्टाचार का भी नमूना एक देख लीजिए कि जो एक नवी मुंबई में अभी हाल ही में एक एयरपोर्ट बना था, उसमें 19,650 करोड़ रुपए का, और उसकी हालत ये देखिए। ये एयरपोर्ट है नवी मुंबई का, आधुनिक एयरपोर्ट बनाने की बात करी गई, और ये स्थिति है कि अभी झरने की तरीके से टपकने लग गया है। तो ये हालत कर दी हो, तब फिर बात तो बनती है। कैसे जॉर्जिया ने जैसे कहा, ये सुना जा सकता है कि कितनी inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace. तो इस तरह से वो धमकाते हैं, वो सब कुछ कहते हैं, हमारा वाला बोल नहीं पाता है, हमारा वाला कह नहीं पाता है, हिंदुस्तान में धमकाता है। तो एक भ्रष्टाचार चल रहा था, वायदा खिलाफी चल रही थी बिहार में। तो बिहार में एक युवक जो है वो इसको लेकर के बाकायदे इस पर गुस्सा जाहिर करता है कि साहब किस तरीके से आपने वायदा खिलाफी की है, किस तरीके से आपने इस देश में पूरी तरीके से मौत के मुंह में ढकेल दिया है, इस देश के साथ में धोखा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भरत तिवारी नाम के उस युवक को, क्योंकि वो भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहा था, देख लीजिए, जो समाज और देश में कुछ बदलाव है तो ऐसा तारक बंद करना चाह मेरा भला। ये लड़का है बिहार के सीएम का क्या हाल है तुम सबका? तो चला अब आप सोचिए, वो कोई अपराधी नहीं था, वो इस बात का विरोध कर रहा था कि भ्रष्टाचार, बेईमानी और जो हो रहा है और वायदा खिलाफी हो रही है, सड़क नहीं बन रही है, तो उसको पुलिस इनकाउंटर दिखा के मार देती। सोचिए, आप इनकाउंटर कर देती है इमीडिएट जब इस तरह से हो। तो ये अपने आप में दिखाता है कि आप सच बोलेंगे तो आप पे एफआईआर कर ली जाएगी, सच बोलेंगे इनकाउंटर कर दिया जाएगा, सच बोलेंगे कुछ और हो जाएगा। लेकिन जो चोर है, बेईमान है, भ्रष्ट है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो। आज यह स्थिति है। तमाम आरएसएस के प्रचारक जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को यदि देखेंगे तो उनकी हालत इतनी बुरी थी, बद से बदतर, कि जिनके पास कुछ नहीं था। वो हिंदू तन मन हिंदू जीवन का गीत गुनगुना रहे थे, लेकिन हिंदू समाज को ऐसा लूटा उन्होंने कि 4 से 5 साल में करोड़ों की कोठियां बन गई। कई संगठन मंत्री छत्र छाया में बढ़ने लगे, और इसी तरीके से तमाम छात्राओं के साथ में उन्होंने रेप किए, कुछ और किया। एक तो ये स्थिति है कि छात्रा के साथ में जिससे राखी बनवा रहे थे उसी से शादी कर लिए, उसी को अपने आगोश में ले बैठे। तो ये स्थिति विश्वविद्यालयों से लेकर सरकारी संस्थाओं में। और यही नहीं, जो कई स्टूडेंट है जो 377 खत्म करवा दी है नरेंद्र मोदी ने, तो उनके साथ में लड़कों के साथ में कुकर्म करने वाले वो भी भरपूर आनंद ले रहे हैं। तो ये स्थिति है। तमाम आत्महत्या कर रहे हैं, तमाम और कुछ कर रहे हैं, लेकिन साहब कोई सुनने वाला नहीं। इस स्थिति में जब देश को ला दिया हो तो निश्चित रूप से इस पर बात होनी चाहिए कि आज देश को कहां पर लाके खड़ा कर। तभी तो राहुल गांधी कहते हैं कि ये सिस्टम पूरा कोलैप्स कर दिया गया है, और ये सिस्टम आरएसएस बीजेपी ने ऐसा भ्रष्ट बना दिया है कि सामान्य व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं रह गई। इसलिए लड़ना पड़ेगा, इसलिए आगे आना पड़ेगा। राहुल गांधी ने तो लड़ाई शुरू कर दी, आप उनके साथ खड़े होंगे
यह फैसला आपको करना है, नहीं तो ये कभी भी आपके साथ भी ये हो सकता है। जी हाँ, जय।